नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, करें हमारे आज के वीडियो की शुरुआत। आज हम सव्यय का दूसरा प्रकार सर्वनाम आसान तरीके से देखेंगे। बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद हम उदाहरण के साथ यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो में आपको सर्वनाम की पूरी जानकारी मिलेगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो बच्चों, आज के वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, अब पढ़ाई करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा अब हम देखेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, सर्वनाम दो शब्दों से बना है, सर्व अधिक नाम। इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए बच्चों, तो हम सर्वनाम इस शब्द का अर्थ देखेंगे कि किस तरह से यह सर्वनाम यह शब्द बना है। देखो, सर्व यानी संपूर्ण और नाम यानी संज्ञा। जो शब्द संज्ञा की जगह लेने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होता है ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। बच्चों, ज़रा ध्यान से देखें। पहला वाक्य है राम खेल रहा है। दूसरा वाक्य है वह खेल रहा है। तो देखो बच्चों, राम इस संज्ञा की जगह, इसीलिए ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, यह बात हमेशा याद रखना कि वाक्य में संज्ञा की होने वाली पुनरावृत्ति को सर्वनाम रोकता है। जैसे इस वाक्य में देखो, राजू खेल रहा है, राजू घर जाएगा। इस वाक्य में 2 बार संज्ञा का प्रयोग हुआ है। वही दूसरे वाक्य में राजू खेल रहा है, वह घर जाएगा। इस वाक्य में राजू इस संज्ञा की जगह वह इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर संज्ञा की जो पुनरावृत्ति हो रही थी वो नहीं हो रही है। संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। इस वजह से वाक्य अधिक रोचक बनता है, इसीलिए वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम सर्वनाम के प्रकार देखेंगे। सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 प्रमुख प्रकार हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं वे देखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बोलने वाला वक्ता होता है, सुनने वाला श्रोता होता है और जिनके विषय में बात की जाए वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे। इस वाक्य में देखिए, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। ऊपर दिए गए वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द हैं, उसने, मुझे, तुम। इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब हम उत्तम पुरुष किसे कहते हैं वे देखेंगे। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं या खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा। यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बच्चों, इस वाक्य में देखिए, मैं यह शब्द वक्ता यानी जो बोलने वाला है उसने अपने खुद के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए जो ऐसे शब्द अपने आप के लिए दर्शाए जाते हैं वे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं वे देखेंगे। श्रोता संवाद करते समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तो, तुम, तुमको, तुझे,
आपको। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे। तुम पढ़ाई करो। इस वाक्य में तुम इस सर्वनाम का प्रयोग सामने वाले व्यक्ति के लिए किया गया है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति आपस में बात करते समय सामने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य के बारे में संबोधन होता है वह शब्द अन्य पुरुषवाचक कहलाता है, जैसे वह, यह, उनको, इन्हें, इनसे आदि। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे। वह पढ़ाई कर रहा है। इस वाक्य में वह इस शब्द का प्रयोग किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए किया गया है। इसका अर्थ है जब व्यक्ति आपस में बात करते समय किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं उस वक्त जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, आपको सरलता से समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम को विभाजित किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम सर्वनाम का दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, निश्चय का अर्थ होता है निश्चित होना या यकीन होना। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे। यह राम की गाय है। ये शब्द ये निश्चित करता है कि वह राम की गाय है। इसीलिए इस तरह के सर्वनामों को निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम का तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। अनिश्चय सर्वनाम की परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर बच्चों अनिश्चय का अर्थ है निश्चित जानकारी न होना या मालूम न होना। जैसे एक उदाहरण देखेंगे। बाहर कोई आया है। इस वाक्य में कोई इस शब्द से यह निश्चित नहीं होता कि कौन आया है, इसलिए ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम निजवाचक सर्वनाम का चौथा प्रकार देखेंगे। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए। मैं अपने आप खाना ले लूँगा। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ पर आप, स्वयं ये शब्द एक निकटता महसूस कराती है, अपनेपन की भावना प्रकट कराते हैं, इसीलिए ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम का पांचवा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम देखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जो सर्वनाम किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर उदाहरण है। अंदर कौन है? प्रेमा क्या कर रही है? इन उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने वाले सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम का आखिरी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण है। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इस वाक्य में दो सर्वनाम हैं। ये दोनों सर्वनाम एक दूसरे के साथ संबंध स्पष्ट कराती है। वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए ऐसे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम के भेद यहाँ पर समाप्त हुए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको सर्वनाम के भेद अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम सव्यय का तीसरा प्रकार विशेषण सविस्तर से देखने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।